डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के जीवन दर्शन और शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। चर्चा हम कुछ बिंदुओं पे करेंगे, जैसे मारिया मॉन्टेसरी के जीवन वृत्ति या जीवन परिचय, मॉन्टेसरी पद्धति का विकास, मॉन्टेसरी का शिक्षा सिद्धांत, मॉन्टेसरी पद्धति का क्रियान्वयन, डायरेक्टर्स या टीचर्स की योग्यता, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं, मॉन्टेसरी पद्धति की सीमाएं। सर्वप्रथम हम मारिया मॉन्टेसरी के जीवन वृत्त या जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने शिशु शिक्षा हेतु एक आधुनिक और प्रगतिशील शिक्षण पद्धति का विकास किया, जो मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से शिक्षा के इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रशिक्षण एवं पेशे से मारिया मॉन्टेसरी एक चिकित्सक थीं। इन्होंने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की चिकित्सा करते हुए उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया और सफलतापूर्वक उन्हें शिक्षित किया। मॉन्टेसरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर इस पद्धति का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाए तो वे शीघ्रता से और बेहतर ढंग से सीखेंगे। मॉन्टेसरी खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहती थीं। उनके अनुसार बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अतः उन्हें खेलों के माध्यम से सिखाना अधिक उचित होगा। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली के एक संपन्न तथा सुशिक्षित परिवार में हुआ था। मारिया मॉन्टेसरी ने व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त की और 1894 में 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा में एमडी की उपाधि प्राप्त की। इसके उपरांत इसी विश्वविद्यालय में उन्हें मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का दायित्व दिया गया। इस कार्य के संपादन के दौरान उनकी रुचि शिक्षा पद्धति में जगी। मॉन्टेसरी ने पाया कि मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का कारण उनकी ज्ञानेंद्रियों का कमजोर होना है। मॉन्टेसरी ने अनुभव किया कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति की एक प्रमुख कमी है सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि से समान शिक्षा का दिया जाना। ऐसी स्थिति में मंदबुद्धि बालक का पिछड़ना स्वाभाविक है। परंपरागत विधि से इन पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मॉन्टेसरी ने इनकी शिक्षा के लिए अनेक प्रयोग किए। उनके द्वारा विकसित की गई शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विधि मॉन्टेसरी विधि कहलाती है। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की। इटली की सरकार ने मॉन्टेसरी की सफलताओं को देखते हुए उन्हें बालगृह हाउस ऑफ चाइल्डहुड का अध्यक्ष बनाया। बालगृह की अधीक्षक के रूप में उन्होंने कई प्रयोग किए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। लेम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण को वैज्ञानिक बनाने हेतु लगातार निरीक्षण एवं प्रयोग किए। मंदबुद्धि बालकों के संबंध में सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया। मॉन्टेसरी के अनुसार जो पद्धति 6 वर्ष के मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त है
वही पद्धति 3 वर्ष के सामान्य बुद्धि के बालक के लिए उपयोगी है। अतः उन्होंने अपनी विधि का उपयोग दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए किया। मॉन्टेसरी ने अपनी विधि के संदर्भ में एक पुस्तक मॉन्टेसरी मेथड की रचना की। पूरे विश्व में मॉन्टेसरी की विधि लोकप्रिय होती गई। 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नियंत्रण पर मारिया मॉन्टेसरी भारत आए और मॉन्टेसरी विधि के संदर्भ में अनेक व्याख्यान दिए। मद्रास में मॉन्टेसरी संघ की शाखा स्थापित की और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में अध्यापकों को मॉन्टेसरी पद्धति का प्रशिक्षण दिया। वे इंडियन ट्रेनिंग कोचर्स इंस्टीट्यूट अडियार की निदेशिका भी रहीं। इस तरह से उन्होंने न केवल यूरोप वरन भारत में भी मॉन्टेसरी पद्धति को लोकप्रिय बनाया। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में शिशु शिक्षा के क्षेत्र में मॉन्टेसरी के प्रयोगों ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वे लगातार शिशु शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे। अंततः 1952 में इस महान अध्यापिका का देहावसान हो गया। मॉन्टेसरी पद्धति का विकास। आवास स्थिति के संदर्भ में सामाजिक प्रयोग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विकसित की गई नई शिक्षा विधि का सामान्य बच्चों के संदर्भ में उपयोग मॉन्टेसरी पद्धति के जन्म का कारण है। रोम के निर्धनतम परिवारों के आवास से संबंधित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग बनाया गया। इसने आवासीय क्वार्टरों को तो पुनर्निर्मित किया, पर स्कूल नहीं जाने योग्य छोटे बच्चों की समस्या बनी रही। ये दिन में भवन को गंदा करते थे। इस समस्या के समाधान हेतु रोम के एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग के डायरेक्टर जनरल के मन में विचार आया कि एक बड़े हॉल में 3 से 7 वर्ष के साल में रहने वाले सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उनके लिए खेल तथा कार्य की व्यवस्था किसी अध्यापिका की देखरेख में की जाए, जो उसी आवासीय परिषद में अपने अपार्टमेंट में रहे। इस तरह से हाउस ऑफ चाइल्डहुड के नाम से आवासीय परिसर में एक विद्यालय की स्थापना की गई। हाउस ऑफ चाइल्डहुड का उद्देश्य ऐसे बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख करना था जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य व्यवसाय के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं। आवासीय परिषद में रहने वाले 3 से 7 वर्ष के बच्चों को अर्ह माना गया। कोई शुल्क नहीं लगना था, पर तय समय पर बच्चों को साफ सुथरे वस्त्र पहुंचाना था। डायरेक्ट्रेस के प्रति सम्मान तथा बच्चों के शिक्षा पर ध्यान देना था। इस प्रकार सामाजिक आवश्यकता ने शिक्षा के एक नए अभिकरण को जन्म दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर गरीब बच्चों के लिए शुल्क के लिए शुरू की गई व्यवस्था अमीर बच्चों के लिए ही सीमित हो जाए। 1906 में डायरेक्टर जनरल ऑफ रोमन एसोसिएशन ऑफ गुड बिल्डिंग ने शिशु विद्यालय के संचालन का दायित्व तो मारिया मॉन्टेसरी को सौंपा, जिन्होंने अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर अपनी विधि का विकास किया। चिकित्सा शास्त्र में स्नातक होने के नाते उन पर मानसिक रूप विकलांग या दोषपूर्ण बच्चों के प्रशिक्षण का दायित्व था। इस कार्य में मारिया मॉन्टेसरी को अभूतपूर्व सफलता मिली। इस तरह से काफ़ी बच्चों को उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया। वे अपने आयु वर्ग के सामान्य बच्चों के साथ परीक्षा में बैठकर सफल हुए। इस प्रभावशाली सफलता का कारण मॉन्टेसरी के अनुसार बेहतर शिक्षण पद्धति है जिसके द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया गया था। मारिया मॉन्टेसरी ने निष्कर्ष निकाला,
अगर इस श्रेष्ठ विधि का प्रयोग सामान्य बालकों की शिक्षा हेतु किया जाए तो परिणाम और आश्चर्यजनक होंगे। मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षा के सिद्धांत। अब हम आगे शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मॉन्टेसरी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें बाद में सामान्य शिशुओं की शिक्षा पर लागू किए। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाकलापों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना। मस्तिष्क का अल्प विकास होता है, अतः बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में खराब अंग या इंद्रिय कमी को पूरा करने हेतु दूसरे इंद्रियों के प्रयोग का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे नेत्रहीन के लिए स्पर्श की शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। स्पर्श को मारिया मॉन्टेसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मूल मानती हैं। इसका विकास प्रारंभिक वर्षों में बहुत अधिक किया जा सकता है। दूसरा है मनोविज्ञान का सिद्धांत। एडवर्ड सेंगुइन, जिनका प्रभाव मॉन्टेसरी पर पड़ा, ने कमजोर दिमाग वाले बच्चों के प्रशिक्षण को शारीरिक विधि कहा, पर मॉन्टेसरी द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जा सकता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य शैक्षिक प्रक्रिया बच्चों के मानसिक विकास के स्तर तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है, न कि पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं पर और न ही अध्यापक की कार्य योजना पर। मॉन्टेसरी ने कहा, शिक्षा से तात्पर्य है बच्चों के जीवन के सामान्य विस्तार हेतु दी गई क्रियाशील सहायता। तीसरा है स्वशिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं होता। छात्र का कार्य ज्ञान में कुशल हो जाने का भाव सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसका अपना स्वयं का विकास सही तथा एकमात्र प्रसन्नता या उपलब्धि है। मॉन्टेसरी के अनुसार सुधार वस्तुओं से आता है, न कि अध्यापकों से। शिशु सदन में अनुशासन एवं स्थिरता बनाए रखने वाली एवं लगातार व्याख्यान देने वाली पुरानी अध्यापिकाओं की जगह शैक्षिक वस्तुओं ने ले ली है, जिसमें गलतियों को नियंत्रित करने की अंतर्निहित क्षमता होती है और स्वतंत्रता एवं स्वशिक्षा संभव होती है। आत्म अनुशासन का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक पद्धति में बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता जिसमें वह अपनी प्रकृति के विकास के सिद्धांत के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी होता है। बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जिसने भी मॉन्टेसरी विद्यालय देखा, वह वहाँ के अनुशासन से अत्यधिक प्रभावित हुआ। 40 छोटे बच्चे 3 से 7 वर्ष के, प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ। कोई इंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा तो कोई कई अंक गणित की समस्या में, कोई अक्षर को संभाल रहा है तो कोई चित्र बना रहा है, कोई लकड़ी के टुकड़े में कपड़े को बांध और खेल रहा है, कोई सफाई कर रहा। कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं, कुछ लोग दर्री पर नीचे। कुछ लोगों के लिए लाइसेंस लग सकता है, पर यह स्वतंत्रता की समय समय पर पुनर्खोज करने का शिक्षा शास्त्रियों का तरीका है। वैयक्तिक विकास का सिद्धांत। क्रोवेल की तरह मॉन्टेसरी का मानना है कि शिक्षा वस्तुतः व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों के प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है। भविष्य की क्षमताओं के बीच बच्चे में जन्म के समय से व्यवस्थित रहते हैं। अध्यापिका या डायरेक्ट्रेस का कार्य है जन्म के समय उपस्थित शक्तियों के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना।
ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी ने शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर अत्यधिक जोर दिया है। उनका कहना है कि मानव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इंद्रियों का विकास अवरुद्ध हुआ तो ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अतः ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं, अतः इनके विकास पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। मारिया मॉन्टेसरी कर्मेंद्रियों की शिक्षा को मानव शिशु के लिए आवश्यक मानती हैं। शरीर के सभी अंगों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को अंगों के सही संचालन की शिक्षा दी जाए। अंग संचालन हेतु मांसपेशियों पर नियंत्रण से खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं सफल हो सकती हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा। मॉन्टेसरी ने शिक्षा को बालक या बालिका की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप देने पर जोर दिया। बालक की खेल में रुचि अत्यंत स्वाभाविक है, अतः प्रारंभ में खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। शिशु को विभिन्न तरह के शैक्षिक यंत्र दिए जाने चाहिए। इनसे खेलते खेलते वह वर्णमाला, गणित, भाषा आदि विषय सीख जाता है। मॉन्टेसरी विधि का क्रियान्वयन। मॉन्टेसरी ने 3 तरह के बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। इसमें पहला है व्यावहारिक जीवन के कार्यों का अभ्यास। कमज़ोर दिमाग के बच्चों को अपने को संभालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्वतंत्रता में प्रशिक्षण है। स्वतंत्रता के लिए सामान्य कार्य करें, दूसरे के कहने की आवश्यकता न हो। हाउस ऑफ चाइल्डहुड में बच्चे अपना हाथ धोना सीखते हैं, नाखूनों को साफ करना, दांत को ब्रश करना, वस्त्र पहनना और बदलना सीखते हैं। चाइल्डहुड हाउस के सारे फर्नीचर ऐसे होते हैं जिसे बच्चे स्वयं एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती है। कुछ जिम्नास्टिक अभ्यास भी मॉन्टेसरी ने विकसित किए ताकि समन्वित गति आ सके, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए वयस्कों के व्यायाम का विरोध किया। व्यायाम आयु के अनुरूप होने चाहिए, जैसे कि एक उदाहरण उपकरण का है लिटिल राउंड स्टेयर। इसमें बच्चा सही ढंग से सीढ़ी चढ़ना और उतरना सीखता है, जबकि सामान्य घरों में सीढ़ियां बड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। दूसरा है इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण का कार्य। इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों के परीक्षणों और उपकरणों पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा इंद्रिय प्रशिक्षण में आधारभूत भिन्नता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगों द्वारा इंद्रिय या संवेदी शक्ति का मापन करता है, जबकि मॉन्टेसरी शक्ति का मापन करने के बजाय संवेदी शक्ति के विकास को चाहती हैं। सामान्य बच्चे उन अभ्यासों को दोहराने में आनंद की अनुभूति करते हैं जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कमज़ोर मस्तिष्क के बच्चे जिस कार्य को एक बार पूरा कर लेते हैं उसे दोबारा करने की इच्छा नहीं दिखाते। अल्प बुद्धि वाले बच्चों की गलती को सुधरवाना पड़ता है, जबकि सामान्य बच्चे अपनी गलतियों को स्वयं सुधारना चाहते हैं। वे शैक्षिक वस्तु जो आत्मबुद्धि बुद्धि बच्चे के संदर्भ में शिक्षा को संभव बनाता है, सामान्य बच्चे के संदर्भ में स्व शिक्षा को बढ़ावा देता है। इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण में मॉन्टेसरी रूसो की ही तरह इंद्रियों को अलग अलग करने पर बल देते हैं। यह शारीरिक विकलांग बच्चों की शिक्षा पर आधारित है। दृष्टिहीन व्यक्तियों
की स्पर्श शक्ति काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। स्पर्श की शक्ति के विकास के लिए बच्चों को मॉन्टेसरी विद्यालयों में आंख बांधकर प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रवण शक्ति का अभ्यास न केवल शांत वर्ण में वरन अंधेरे में भी कराया जाता है। मॉन्टेसरी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपकरण निम्नलिखित हैं। छिद्रों वाला तख्ता। एक बक्से के भीतर के तल में अलग अलग आकार के छिद्र बने होते हैं। बक्से में ही विभिन्न आकार के गुटके भी होते हैं। बालक गुटकों को छिद्रों में बैठने की कोशिश करता है। सिलेंडर बेलनाकार वस्तु। कई छोटे बड़े सिलेंडर होते हैं जिन्हें शिशु उन्हें क्रम से सजाता है। घन। विभिन्न उपकरणों के अनेक घन होते हैं। बच्चे खेल खेल में इन्हें सजाते हैं और कई आकार बनाते हैं। भिन्न भिन्न रंगों की टिकियाँ। शिशु इनसे रंगों की पहचान करता है। शिक्षा से संबंधित कार्य। मॉन्टेसरी विधि में लिखना पहले और पढ़ना बाद में सिखाया जाता है। उनके अनुसार पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि लिखने में केवल अनुकरण की ज़रूरत होती है, जो बच्चे के लिए आसान है। लिखना सीखने में 3 क्रियाएं कराई जाती है। लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षर का स्वरूप समझना, अक्षरों में भेद कर सकने में सक्षम होना। लिखना सीखने के बाद पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें लिखी हुई परिचित वस्तुओं का वाचन कराया जाता है। जब बालक शब्द की ध्वनि का सही उच्चारण करने लगता है, तब उसे पूरे शब्द की कई बार आवृत्ति कराई जाती है। मॉन्टेसरी के अनुसार मांसपेशी समझ शैशवावस्था में बड़ी आसानी से विकसित होती है और यह बच्चों में लेखन की क्षमता के विकास को अत्यधिक आसान कर देता है। पढ़ने में और अधिक भिन्न भिन्न बौद्धिक विकास चाहिए, क्योंकि इसमें संकेतों की व्याख्या होती है। भिन्न भिन्न स्वरों एवं वर्णों के उच्चारण में आवाज़ में परिवर्तन, ताकि शब्द समझा जा सके। पढ़ना अधिक उच्च स्तरीय मानसिक कार्य है। लिखने में बच्चे आवाज़ को कुछ चिन्हों में बदलता है तथा कुछ गति करता है। यह कार्य आसान होता है तथा बच्चे को आनंद भी आता है। लिखने की विधि का विकास मॉन्टेसरी ने एक कमज़ोर बालिका द्वारा सीना सिखाने के अनुभव से किया। इसकी तैयारी के लिए शुरुआती गतिविधि या तैयारी आवश्यक है। वास्तविक कार्य बाद में होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार प्रारंभिक तैयारी के अभ्यास और प्रथम लिखित शब्द के मध्य 4 वर्ष के बच्चे के लिए 1 से 1.5 महीने तथा 5 वर्ष के बच्चे के लिए और कम 1 महीना लगता है। 3 महीनों में बच्चे कुशल हो जाते हैं। लिखने की प्रक्रिया शुरुआत में 15 दिन लगते हैं। मॉन्टेसरी विधि के अनुसार सामान्य बच्चा 4 वर्ष में लिखना और 5 वर्ष में पढ़ना शुरू कर देता है। स्वरूप समझना, अक्षरों में भेद कर सकना। डायरेक्टर्स या अध्यापिका की योग्यता। मॉन्टेसरी विधि में शिक्षण कार्य करने के लिए बाल मनोविज्ञान का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए तथा जिसे प्रयोगशाला पद्धति, वैज्ञानिक संस्कृति तथा प्रयोगवादी मनोविज्ञान का ज्ञान हो, वही सफल अध्यापिका हो सकती है। अध्यापक प्रशिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जाने कि कब बच्चे की गतिविधि में हस्तक्षेप करें तथा अधिक महत्वपूर्ण है कि कब हस्तक्षेप करने से रुकें। मॉन्टेसरी ने टीचर की जगह डायरेक्टर्स उपाधि का प्रयोग किया।
रस्क के अनुसार मॉन्टेसरी की पद्धति शिक्षा के क्षेत्र में संवेदी या इंद्रिय प्रशिक्षण के कारण है। संभवतः इन्होंने इसको कुछ अधिक ही महत्व दिया। संवेदी प्रशिक्षण में अस्थायी महत्व का वस्तु है व्यवहारिक व्यायाम तथा शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित सहयोगी हाउस ऑफ चाइल्डहुड जैसी सामाजिक संस्था का विकास हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था बच्चे विशेष पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जो कि मनोवैज्ञानिक विधि के प्रयोग के कारण हुआ। बच्चा विशेष पर व्यक्तिगत ध्यान देने की मॉन्टेसरी की यह पद्धति आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह भविष्य के विद्यालय का एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं। विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर पद्धति का विकास किया। रूसो, पेस्टालॉजी और फ्रेबल की ही भांति मॉन्टेसरी भी विद्यार्थी की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती हैं। इनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। मॉन्टेसरी की पद्धति वैयक्तिक है। मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तावित ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। मॉन्टेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना और पढ़ना सिखाने की विधियां सर्वथा नवीन हैं। प्रथम बार किसी शिक्षाशास्त्री ने लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया है। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है और अध्यापिका उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं रह जाती। इस प्रणाली में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति की सीमाएं। मॉन्टेसरी का बच्चों का स्वयं सीखने का सिद्धांत उत्तम है, पर इसे सभी विषयों पर लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही यह बहुत अधिक समय ले सकता है। इसका इंद्रियों को प्रशिक्षण का सिद्धांत पुरानी पद्धति पर आधारित है। एक बार में एक ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। भिन्न भिन्न विषयों को समन्वित करके पढ़ने का आयोजन तथा बाल गृहों पर बहुत अधिक व्यय होता है। इसे अविकसित और विकासशील देशों में सभी बच्चों के लिए लागू कर पाना संभव नहीं दिखता। इस प्रणाली में कल्पनात्मक खेलों की उपेक्षा की जाती है। खेल खेल के लिए हो तभी वह खेल होगा, अन्यथा कार्य हो जाएगा। प्रयोजनवादी शिक्षाशास्त्री किलपैट्रिक ने इस पद्धति का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि इसमें बालक के व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया गया है, पर उसके सामाजिक पक्ष के विकास की उपेक्षा की गई है। ऐसा विकास एकांकी विकास होगा। रास के अनुसार मॉन्टेसरी पर सामाजिक उत्तरदायित्व एवं विनम्र व्यवहार के प्रति लापरवाह होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वे अपने डायरेक्टर्स को सुझाव देती हैं कि वे उस हद तक हस्तक्षेप करें कि विद्यालय असामाजिक व्यवहार को हतोत्साहित करे और दोषियों को सामुदायिक कार्य में अस्थायी तौर पर भाग लेने से रोक दे। इस तरह से यहाँ अध्यापिका का उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन यह कार्य उन्हें अपने को पृष्ठभूमि में रखते हुए विद्यालय के वातावरण द्वारा पूरा करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्यालय के वातावरण
के निर्माण में अध्यापिका की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अध्यापिका चाहे जितना भी पृष्ठभूमि में रहे, उसके प्रभाव एवं निर्देशन में ही विद्यालय की व्यवस्था चलती है। वस्तुतः मॉन्टेसरी सावधानी से नियोजित वातावरण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं।